हाय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड की वेलोसिटी फाइंड करने पे था। आज हम पढ़ेंगे बैंक रोड के बारे में, जिसका मैंने आपको हिंट प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं। ठीक है, अगेन दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल अलोंग द banked रोड। ओके, बैंक्ड रोड मैंने समझा चुका हूं। इसमें सबसे दिस इज समथिंग न्यू, समझ में आया? बैंक्ड रोड। ठीक है, बैंक्ड रोड क्या होता है, उसके सबसे पहले डेफिनेशन लिखना पड़ेगा आपको। बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन गोज एज रोड के दो एज होते हैं, ठीक है, एक इनर एज और एक आउटर एज। सो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज विथ सम एंगल इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। समझ में आया? ये डेफिनेशन प्लीज लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग वापस रिवाइंड करके सुनेंगे दो तीन बार सुनेंगे, याद करेंगे, फिर लिखेंगे। काम आसान करो, डिफिकल्ट मत करो, बर्डन को बढ़ाओ मत। ऑलरेडी 3 महीना है, जैसे मैंने बता चुका हूं, 3 months 90 days, काम ज्यादा है, 150 दिन का काम है, और पेंडिंग में रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज विथ सम एंगल इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन हो गया। अब मुझे उसका अगेन वेलोसिटी फाइंड करना है कि बैंक्ड रोड पे व्हीकल जब जाएगा तो कितनी वेलोसिटी से जा सकता है। ठीक है, आपने देखा रहेगा स्ट्रेट रोड हो, कर्व रोड हो या बैंक्ड रोड हो, सब रोड्स के पास है ना ऐसा वो बैनर्स लगे रहते हैं, डिस्प्ले लगे रहते हैं, जिसमें स्पीड लिमिट्स लिखी रहती है। वो स्पीड लिमिट ऐसे ही नहीं लिखते हैं, जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, वो डेरिवेशन के इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन मुझे अचीव हुआ या फॉर्मूला जो अचीव हुआ, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तब जाके वो वेलोसिटी की वैल्यू आती है, तब जाके वो स्पीड की वैल्यू आती है। ओके, तो बैंकिंग ऑफ रोड में आप ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल रोड था, इनर एज आउटर एज, मैंने आउटर एज को ऐसे उठा दिया, लिफ्ट कर दिया। भाई लिफ्ट करने के पीछे एक एंगल जो सिलेक्ट करना है वो भी कैलकुलेटेड रहता है। यू कैन नॉट लिफ्ट द रोड एज पर योर नीड्स। कोई जो रोड बना रहा है इंजीनियर, वो बोलता है मेरा लकी नंबर है 90, तो मैं 90 डिग्री से लिफ्ट करता हूँ। सो 90 डिग्री से जब रोड लिफ्ट हो जाएगा तो उस पर कुछ चीज़ें चल पाएंगी क्या? ओके, सो दिस वाज अ सिली थिंग। लेकिन हर चीज़, फिजिक्स हर चीज़ कैलकुलेट करके देता है। आप जो भी चीज़ देखते हो, ये पेन भी जो डिज़ाइन किया गया ना, इसका पेन का जो डायमेंशन, जो वेट, जो मास है, वो हर चीज फाइंड करने के बाद पेन को बनाया है। पेन को मैं एकदम मेटल का हैवी बना दूंगा तो मतलब नहीं रहेगा, आई वोंट बी एबल टू होल्ड, बिकॉज मुझे इसको इतना फोर्स देना है जो मेरे सफिशिएंट टू मेरे फिंगर्स से। समझ में? तो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। ओके, सो मैं एक रोड के एज को लिफ्ट करिए, ज्यादा लिफ्ट हो गया, सॉरी, भावना में बह गए, तो थोड़ा कम इसको लिफ्ट करेंगे। ओके, थोड़ा लिफ्ट कर दिए। अब इस पे एक व्हीकल है जो चल रहा है। ओके, एज आई टोल्ड, ये 2D नहीं है, 3D इमेजिन करो। जब व्हीकल चलता है रोड पे वो 3D है, 2D नहीं है, हम 2D बना रहे हैं। तो इसको आप समझो, ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ये ऐसे से चलेगा। समझ में आया? कर्व रोड पे ऐसे से जा रहा है। ओके, अब वेट क्या होता है? वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड ही एक्ट होता है, तो mg हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड जाएगा। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस ये अब मेरा, ये नहीं है, ये सरफेस है, तो नॉर्मल यहां पे चले जाएगा n। टायर्स के बीच में और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में क्रिएट होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंगली होगा। ओके, अब इसको आपको थोड़ा ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहां पे एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ बना लो। ठीक है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स चले गया? mg चले गया। नॉर्मल किधर गया? नॉर्मल ये डायरेक्शन में गया ना, n। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आ रहा है? दिख रहा है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है, ये डायरेक्शन में, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स F हो गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स ये डायरेक्शन mv² अपॉन r। बिकॉज आप देखोगे एंगल ज्यादा लिफ्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा लिफ्ट हुआ है, तो अगर मुझे उसको रोड सरफेस को कंपेयर करना है तो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कंपेयर करूंगा। समझ में? जो व्हीकल का मोशन है, व्हीकल का जो मोशन है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कंपेयर करूंगा। इसके लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स को अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे अभी एक दिक्कत हो गई है, फोर्सेस ये थोड़ा बेचारा अलग से चले गया, ये बेचारा थोड़ा अलग से चले गया। अगर दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तो अपना काम ही आसान हो जाता। आसान क्या होता है, ऑलरेडी कर चुके हम लोग, ये वो सेम चीज होता है जो पहले कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड का ही डेरिवेशन हो जाता हो। बैंक्ड रोड अगर ऐसे चीजें आती हैं, मतलब जो भी फोर्सेस एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, पॉज करो, सोचो सोचो सोचो, 11th पे जाओ, सेकेंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, रिजॉल्व करना पड़ता है। समझ में आया? जो भी वेक्टर्स रहते हैं हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, ये एक प्रोसीजर है हमारे को, एक आसान तरीके के लिए बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स जिसको रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं हम लोग, मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। रेजोल्यूशन का मतलब बता देता हूँ, रिजॉल्व वही चीज हो सकती है जो एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, और वो जब रिजॉल्व होंगे तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी है, वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पे है, ठीक है, वो भी रिजॉल्व होगा अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। इसमें दूसरी दिक्कत क्या आती है बच्चों लोग को कि एंगल कौन सा सिलेक्ट करूं, थीटा। थीटा अगर मुझे लेना है तो ये थीटा लो या ये थीटा लो। तो देखो नॉर्मल हमेशा जो रहता है परपेंडिकुलर जो सरफेस रहता है, रोड सरफेस हमेशा कैसे होते हैं, यूजुअली हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो नॉर्मल हमेशा कैसे आता है, वर्टिकल जाता है। तो हम जब नॉर्मल को रिजॉल्व करेंगे ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग ही उसका थीटा सिलेक्ट करूंगा, याद रखो। तो मैं ये जो थीटा ले रहा हूं ना, दिस इज करेक्ट, आई कैन नॉट टेक दिस एज थीटा फॉर नॉर्मल। क्यों? वो ना हॉरिजॉन्टल पे चले जा रहा है, नॉर्मल कभी भी हॉरिजॉन्टल पे नहीं आता, वो मिनिमम से मिनिमम सिचुएशन पे जाता है। हार्डली ऐसी कोई सिचुएशन है जब नॉर्मल आपको हॉरिजॉन्टल होगा, वो जो भी है वो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो भी कौन सी है। तो यूजुअली मैक्सिमम टाइम नॉर्मल वर्टिकल जाता है, इसके हम लोग वर्टिकल के हिसाब से नॉर्मल को थीटा सेलेक्ट करेंगे। जब थीटा यहां चले गया ना, तो अब ये मेरा एडजेसेंट बन गया थीटा के हिसाब से, और ये मेरा ऑपोजिट बन गया। तो एन का कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब मुझे एन को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो ये वाला कंपोनेंट एन का क्या बन जाएगा, एन कॉस थीटा। व्हाई? बिकॉज कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आया? ठीक है। वैसे ही एन का कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस विल बी एन साइन थीटा। क्लियर? क्या किया मैंने, सबसे पहले थीटा सिलेक्ट किया, उसके बाद कंपोनेंट को रिजॉल्व किया। ठीक है, एक तरफ कॉस लेना, एक तरफ साइन ले रहा है। आप थीटा सिलेक्ट कर लोगे तो थीटा के जो एडजेसेंट एक्सिस रहेगा ना, वो आपका कॉस जाएगा हमेशा, और थीटा के जो ऑपोजिट एक्सिस रहेगा वो हमेशा साइन जाएगा, ये याद रखो। वैसे एफ को रिजॉल्व करना है, एफ के लिए थीटा ये सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, ठीक है। इसके लिए आप सोच समझ के आप आंसर देंगे, दिस इज योर होमवर्क कि ये थीटा क्यों सिलेक्ट किया, ओके। और जब ये थीटा सिलेक्ट करूंगा तो ये वाला कंपोनेंट एफ के लिए क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा बनेगा, और ये वाला कंपोनेंट एफ के लिए क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा बनेगा। ओके, नाउ अब रिजॉल्व करना आसान। अब वर्टिकल फोर्स दिख रहे हैं मुझे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड में एक फोर्स है एन कॉस थीटा, और वर्टिकल डाउनवर्ड में दो फोर्स है। समझ में आया? वैसे हॉरिजॉन्टल राइट में, मेरे राइट में एक है और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में दो है, तो अब इनको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, एन is resolved in two components, n cos theta along vertical component and n sin theta along horizontal। वैसे ही F frictional force is also resolved in two components। ठीक है, F cos theta along horizontal component and F sin theta along vertical component। ओके, अब बैलेंस करें। ओके, नाउ बैलेंसिंग द ओवरऑल फोर्स वी गेट। हम अब बैलेंस करेंगे तो देखो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे और ये एक अकेला जाएगा। सो mg plus f sin theta, mg plus f sin theta equals to n cos theta।
तो यहाँ से mg निकालता हूँ, f sin थीटा को मान लूंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो mg बिकम्स इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। अब क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करूंगा, जिसमें से mv स्क्वायर अपॉन r किसके साथ जाएगा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा के साथ। अब दोनों को डिवाइड करूंगा, भूलो मत मुझे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऊपर आएगा तो मेरे लिए वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करना आसान होगा। तो आई डिवाइड 2 by 1, तो mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा। अब फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में कहीं की जगह अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करते हैं। फिजिक्स इज मैक्सिमम लॉजिकल कंसेप्शनल, बट सम पार्ट मैनिपुलेशन भी जरूरत होती है। मैनिपुलेशन वोंट बी अ गुड वर्ड इन दिस केस। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करेंगे। क्या मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करता हूँ, क्यों करता हूँ, जस्ट टू गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, एकदम आसान तरीके का फॉर्मूला मिल जाए। तो डिवाइड करने पे वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब राइट हैंड साइड पे क्या करूंगा, हर एक टर्म को मैं n cos थीटा से इंडिविजुअल लेवल पे डिवाइड करूंगा। ये मेरा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिवाइडिंग n cos थीटा ऑन राइट हैंड साइड बाय ईच टर्म। तो n sin थीटा डिवाइड हो गया n cos थीटा से, f cos थीटा डिवाइड हो गया n cos थीटा से, n cos थीटा खुद है वो n cos थीटा से डिवाइड होगा, माइनस f sin थीटा डिवाइड हो गया n cos थीटा से। नाउ सी कि कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या, n रिड्यूस हो गया, कट हो गया, तो साइन अपॉन कॉस tan बन गया, f अपॉन n 11 स्टैंडर्ड म्यू s, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू s, म्यू विद नीचे सफिक्स s, ठीक है। तो f अपॉन n मेरा म्यू s हो गया, अपॉन यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, दोनों कैंसिल हो गए ना पूरे पूरे, तो 1 बचा, माइनस अगेन f अपॉन n म्यू s इनटू tan थीटा, ठीक है। तो फिर rg को यहाँ पे हम लोग भेज देंगे, तो v बिकम्स इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा प्लस म्यू s अपॉन 1 माइनस म्यू s tan थीटा। तो ये आपको क्या लगता है, आपने जब स्पीड लिमिट्स देखी होगी ना, ग्रीन ग्रीन छोटे बैनर्स रहते हैं, उस पर डिस्प्ले रहती है, एक कर्व रोड की स्पीड लिमिट आप देखोगे ना अराउंड 20-30 किलोमीटर पर आवर की होती है, समझ में, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। और जो बैंक्ड रोड की होती है वो देखा है अराउंड 40-50 रहती है। मतलब बैंक्ड रोड पे मैं ज़्यादा तेज़ी से टर्न ले सकता हूँ। रीजन, ठीक है, तेज़ी का मतलब क्या, व्हीकल की स्पीड। हाँ, ऐसा नहीं करना हमारे को बैंक रोड पे, ठीक है। अभी आप जो पढ़ रहे हो ना उसको अप्लाई भी करना स्टार्ट करो। गाड़ी, बाइक, स्कूटर सबके पास होगी माशाल्लाह, ठीक है। तो उसको नाउ स्टार्ट अप्लाइंग व्हेन यू आर टेकिंग टर्न, ठीक है। तो यू नीड टू रिड्यूस योर स्पीड। आपको एक्सेलरेशन देने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन छोड़ के आपकी जो व्हीकल की स्पीड है उसको कंट्रोल करके टर्न लेना है। तो मैं ये बोल रहा था कि बैंक रोड पे स्पीड ज्यादा क्यों है, कर्व रोड पे क्यों कम है। बिकॉज कर्व रोड पे आप देखोगे ना सेंट्रीपिटल भी है और उतना ही सेंट्रीफ्यूगल भी है। इसके लिए व्हीकल को बैलेंस करना पड़ा है दोनों को। जब मैं रोड के एक एज को लिफ्ट कर रहा हूँ, बैंक कर रहा हूँ, तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम कर रहा हूँ और सेंट्रीपिटल फोर्स बाय डिफॉल्ट बढ़ रहा है। इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स सेफ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खतरनाक है, ऐसा याद रखो। ये मामले में सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स सेफ है, मुझे सेफ रख रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खतरनाक है, इसलिए तो इतना खतरनाक चाले गया, उसने न्यूटन का लॉ ही नहीं ओबे कर रहा है, इतना खतरनाक है, इसलिए उसको सूडो फोर्स बोलते हैं। ओके, सो ये था हमारा बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। नोट दिस डाउन, मेमोराइज दिस डाउन, प्रैक्टिस दिस डाउन, लिख लिख के करो, लिख लिख के करो। बुक्स आपकी भर जाना चाहिए लिख लिख के। प्लीज ऐसे ओरली मत पढ़ो, ये सब ओरली पढ़ने वाली चीज नहीं है। कितना भी अच्छा दिमाग है आपका, नो प्रॉब्लम, लिख के करो। जैसे मैंने बोला, हाथ का और दिमाग का सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। वो 3 घंटे के नहीं, 3 घंटे का वक्त रहेगा। पूरे फिजिक्स की इतनी मोटी बुक है, जाके देख लो आप अपनी मोटी बुक, उसको आपको दिमाग में रखना है। दिमाग में रखने के लिए आपका दिमाग और हैंड का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। दिमाग में रहेगा, हाथ तक नहीं आएगा, प्रॉब्लम है। समझ में आया। और पढ़ भी रहे हो लिख लिख के इन योर ओन वर्ल्ड, वैसा भी नहीं चलेगा। उससे क्या होगा, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, योर पेन, योर पेपर, एंड दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो एक ब्रीफ आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पीयर ऑफ डेथ होगा, मौत का कुआं। ओके, वो छोटा टॉपिक है, वो फटाफट हो जाएगा। उसके साथ हम कोनिकल पेंडुलम करेंगे। ये 2 टॉपिक में साथ में इन माय नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द भेजता हूँ। टिल देन प्लीज डू दिस, टेक केयर, गुड बाय।